कल की तासिका में हमने एक महत्वपूर्ण भाग देखा था। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध आयाम यानी अलग अलग प्रकार देखे थे, जिनके अंतर्गत व्यापार वाणिज्य व्यवसाय संबंधी हिंदी, कार्यालयीय हिंदी, उसके उपरांत तकनीकी हिंदी, समाजशास्त्रीय हिंदी, साहित्यिक हिंदी, सामाजिक मतलब प्राकृतिक शास्त्र संबंधी हिंदी, इसके उपरांत हमने प्रशासनिक हिंदी, जिसको कार्यालय हिंदी भी कहा जाता है, उसके उपरांत जनसंचार माध्यमों की हिंदी, इस प्रकार से बहुत से प्रकार देखे थे और उनका वर्गीकरण हमने अलग अलग 7 खंडों में किया था। एक पहला प्रशासकीय हिंदी, फिर वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय की हिंदी, तीसरी जनसंचार माध्यमों की हिंदी, चौथी अर्थ मुद्रा वाणिज्य व्यापार संबंधी हिंदी, पांचवी देश रक्षा संबंधी सेना पुलिस वगैरह की हिंदी, विधि न्याय शास्त्र राजनीति संसद की हिंदी, और सातवीं हिंदी मानविकी विषय से संबंधित, मतलब जो समाज शास्त्र हैं, अलग अलग सामाजिक विज्ञान है, उनसे संबंधित हिंदी, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, राज्य शास्त्र वगैरह वगैरह। एक टॉपिक हमने बीच में शुरू किया था जो आधा रहा था, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व। इसमें हमने पहले बहुत सी बातें आपको बताई थी, जैसे कि भारत एक बहुभाषी देश है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में 179 भाषाएं थी, 544 स्थानीय भाषाएं थी। बाद में 71 की जनगणना में मातृभाषा के रूप में 1652 भाषाओं का वर्गीकरण हुआ था। संविधान सम्मत 22 भाषाएं हैं। पहले इसमें केवल 14 थी, जिसमें असमी, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू थी। बाद में सिंधी को ऐड करने पर ये 15 हो गई। उसके बाद में 92 में 71वें संविधान संशोधन के अनुसार इसमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को सम्मिलित किया गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली इत्यादि भाषाओं का समावेश हुआ, और ये संख्या इस समय संविधान की परिशिष्ट की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हिंदी सहित संविधान में 22 भाषाएं हुई हैं। बाद में हमने ये देखा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारी एक छद्म या सुडो लैंग्वेज हमारी बनी थी, और इस माध्यम से हमने ये भी जान लिया कि किस प्रकार से राजभाषा हिंदी पर अंग्रेजी को हावी करने का प्रयास चलता रहा। जिस तमिलनाडु में मद्रास हिंदी प्रचारणी सभा की स्थापना गांधी जी ने की थी, उसी मद्रास के लोगों ने बाद में हिंदी का विरोध आरंभ किया। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये जो भारत में दूसरा वैश्वीकरण आ गया है, और इस वैश्वीकरण में हमने कुछ बातें की थी और ये भी समझाने की कोशिश की थी कि हमें चीन से बहुत कुछ सीखना है इस बारे में। हालांकि चीन हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, फिर भी शत्रु से भी हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, मिलना चाहिए। और उसके उपरांत हमने ये भी कहा था कि अगर विश्व की क्रमांक 1 की हिंदी भाषा बोलचाल में बन चुकी है, तो वो लेखन में और इंटरनेट में भी होनी चाहिए। इस प्रकार से भी हमने कुछ बातें आपके सम्मुख रखी थी, और ये भी बात बताई थी कि ये जो दूसरा वैश्वीकरण आ गया है, जो केवल बाजारवाद तक सीमित है, उसको सांस्कृतिक पहुंचाने का भी कार्य हमें करना है। क्योंकि भारतवर्ष का जो पुरातन वैश्वीकरण था, जिसमें तत्र विश्वम भवत्येकनीडम या वसुधैव कुटुंबकम की हमने बात की थी, तो उसमें केवल बाजार की बात नहीं की थी, अपितु जीवन के हर एक अंग की बात की थी। और उसी प्रकार से हमें भी जीवन के हर एक अंग की बात करनी चाहिए। और केवल ये जो इंग्लैंड के नेतृत्व में पहला वैश्वीकरण जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ, वह भी नील, गन्ना, कपास और चाय, ये इन 4 नकदी जो फसलें हैं उसी तक सीमित था। और आज जो अमेरिका के नेतृत्व में दूसरा
एक महत्वपूर्ण वैश्वीकरण हो चुका है, वो भी केवल पूंजीवाद और केवल बाजारवाद तक ही सीमित है। भारत इस दृष्टि से नेतृत्व करे कि भारत इस वैश्वीकरण को संपूर्णता से, समग्रता से लोगों तक पहुंचाएं। उसमें धार्मिक भी हो, सांस्कृतिक भी हो, भाषिक भी हो, केवल बाजार तक ये सीमित न रहे। और इसलिए ध्यान रखिए कि अगर इस दृष्टि से परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के भाषा, खास करके हिंदी भाषा का बहुत बड़ा महत्व हमें वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देगा। और भारत के नेतृत्व में जो ये तीसरा वैश्वीकरण होने वाला है, उसमें केवल बाजार या व्यापार नहीं होंगे, केवल उपनिवेश नहीं होगा, अपितु यह संस्कृति, धर्म, आयुर्वेद, योग, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण ताकतें, शक्तियां हैं, उस आधार पर किया जाए। हाँ, बाजार उसका एक भाग जरूर हो सकता है। और इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जैसे स्वामी रामदेव जी ने योग की क्रांति की, उसके साथ साथ आयुर्वेद की क्रांति की, और आज वह योग और आयुर्वेद के साथ साथ व्यापार में भी अपने पैठ जमा रखे हैं। और पतंजलि उद्योग के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति करके अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है अपने एक महत्वपूर्ण अंदाज में। और ये सच्चा वैश्वीकरण है, क्योंकि ये योग आयुर्वेद की सिद्धांतात्मक और जिसे हम कहें कि अनुप्रयुक्त या प्रैक्टिकल, थेरोटिकल और प्रैक्टिकल के साथ साथ उसका आर्थिक भी लाभ इस देश को प्राप्त हो रहा है। और आज पतंजलि एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमें सच्ची इस तीसरे वैश्वीकरण से देना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से देखिए, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का भी महत्व बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे संचार माध्यम हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे भाषाओं का क्षेत्र हो, और खास करके भारत की राजभाषा के रूप में अगर हमने हिंदी को स्वीकार किया हुआ है, तो उसकी विकास की अनंत संभावनाएं हमें यहाँ दिखाई देती हैं और इस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम एक एक करके 6 अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में हिंदी भाषा के वैश्वीकरण में महत्व को बढ़ावे के लिए कौन कौन से ये क्षेत्र हो सकते हैं, इन पर विचार करेंगे। इसमें पहला क्षेत्र है उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य का। दूसरा है संचार माध्यमों का। तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी का, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके उपरांत विज्ञान और तकनीकी का। उसके बाद राजभाषा के रूप में, और सबसे महत्वपूर्ण बात वो है हमारे सांस्कृतिक आयाम की। तो हम आरंभ करते हैं एक को। पहला उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, बाजार और हिंदी, इस विषय पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी का सही इतिहास देखा जाए, हिंदी भाषा का सही इतिहास देखा जाए तो वह राज्याश्रय की अपेक्षा जनाश्रय पर आधारित है, लोगों के आश्रय पर है। राजा चाहे जो भी रहा हो, चाहे वो संस्कृत भाषी राजा रहा हो, पाली भाषी राजा रहा हो, अर्धमागधी भाषी राजा रहा हो, चाहे वो फारसी भाषी राजा रहा हो, चाहे उर्दू भाषी राजा रहा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा राजा रहा हो, लेकिन यहाँ की जनता की अपनी आत्मा की जो भाषा हमेशा से रही है वो हिंदी रही है 1500 वर्षों से। स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजी राज्य में हिंदी सरकार की भाषा नहीं थी, व्यापार की भाषा थी केवल। आज के वैश्वीकरण के दौरान भी हिंदी व्यापार की भाषा के रूप में ही अधिक प्रचलित है। यद्यपि हमारे यहाँ व्यावसायिक लाभप्रदता और भाषा के आपसी संबंधों को उतना गहराई से नहीं देखा जाता जितना देखा जाना चाहिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि व्यापारी संबंधों का भाषा से क्या जुड़ाव है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि उसमें हमने गहराई से ध्यान नहीं दिया। अगर गहराई से ध्यान दिया होता तो शायद आज हिंदी व्यापार की दृष्टि से भी दुनिया की पहली भाषा बन चुकी होती। देखिए, भारत की लोक संख्या कितनी है? जनसंख्या 145 करोड़ से भी ज्यादा है, और उसमें से लगभग 100 करोड़ लोग, ध्यान रखिए, आंकड़ा ध्यान में रखिए,
भारत के 145 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यहाँ तक कि हिंदी में सपने भी देखते हैं। और ये जो 70 से 80% भारत की जनता जो हिंदी जानने वाली है, वह हिंदी बोल सकती है। तो ऐसे में बाजार हिंदी को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत अच्छी रीति से इसको भी सामने लाना चाहिए। प्रभावशाली संप्रेषण की जो प्रणाली है आज, वो आधुनिक कॉरपोरेट जगत का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। और आज का जो कॉरपोरेट जगत है, जो शेयर बाजार, शेयर मार्केट का या बड़ी बड़ी कंपनियों का बड़ा बड़ा क्षेत्र है, वहाँ भी हिंदी धड़ल्ले से बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। इसलिए जो हम प्रभावशाली संप्रेषण की प्रणाली है आधुनिक, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा हो, उसमें हिंदी अनिवार्य हिस्सा है। और आगे आने वाले दिनों में हिंदी एक सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक भाषा के रूप में लोकप्रियता उसकी अवश्य बढ़ेगी, इसमें कोई संदिग्धता नहीं है। ये असंदिग्ध सत्य है, ये सच्चाई है। हाँ, आजकल के अगर कहा जाए तो मराठी भाषा में काळ्या दगडावरची रेघ, ये सच्चाई है कि हिंदी आज व्यावसायिक भाषा बन चुकी है और आगे उसमें एक व्यावसायिक भाषा के रूप में और भी अधिक विकास करने की, और भी अधिक प्रगति करने की हजारों संभावनाएं हैं। इसलिए आवश्यक है कि हिंदी का उद्योग व्यवसाय की विभिन्न प्रयुक्तियों के अनुरूप विकसित करना। अब हिंदी ने भी विकसित होना चाहिए। हिंदी अगर व्यवसाय को विकसित कर रही है, तो हिंदी भी व्यवसाय के माध्यम से स्वयं भी विकसित हो, ये भी आवश्यक है। और नई पीढ़ी को इस तरह को भाषा प्रयुक्ति के लिए प्रशिक्षित करना भी जरूरी है। क्योंकि ध्यान दें, आज बहुत सारे व्यवसाय हिंदी भाषिकों द्वारा बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, विश्व भर में जितने भी व्यावसायिक हैं, आज उनमें से लगभग 30% लोग व्यवसायी भारत से बाहर गए हुए हैं। चाहे वो मॉरिशस में गए हों, चाहे फिजी में गए हों, चाहे गयाना में गए हों, चाहे फ्रेंच गयाना में गए हों, चाहे दक्षिण अफ्रीका में गए हों, चाहे वेस्ट इंडीज के जो जितने भी छोटे मोटे द्वीप समूह हैं, टोबैगो है या अन्य जितने भी समूह हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जापान है, चीन है, मलाया है, इंडोनेशिया है, इंडो चाइना है, जितने भी देश हैं, कनाडा है, इन सब में 30% से भी ज्यादा व्यवसाय करने वाले लोग भारतीय लोग हैं और इससे भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो उस आधार पर हमें ये देखना है। अब दूसरा है संचार माध्यम और हिंदी, कि संचार माध्यमों में हिंदी का महत्व कैसे बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, कुछ वर्ष पहले टाइप जो टेलीग्राम होता था ना, जिसे तार बेतार का तार कहा जाता था, उस टेलीग्राम में हिंदी टाइपिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसमें वो हिंदी टाइपिंग की सुविधा आई। और आज भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व भर में जितने भी संचार माध्यम प्रयुक्त हो रहे हैं, उनमें हिंदी देवनागरी लिपि के माध्यम से बहुत लोकप्रियता की ऊंचाइयां पर चढ़ रही है। और इसलिए संचार माध्यम, चाहे वह मुद्रित माध्यम हो, हिंदी में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, हिंदी में मासिक प्रकाशित हो रहे हैं, हिंदी में साप्ताहिक प्रकाशित हो रहे हैं, हिंदी में त्रैमासिक प्रकाशित हो रहे हैं, हिंदी में डेली बुलेटिन प्रकाशित हो रहे हैं, सांध्य दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं, दिन के दैनिक तो हो ही रहे हैं। उसके बाद श्राव्य माध्यमों, आज रेडियो के माध्यम हो, बहुत सारे रेडियो माध्यम, जब से ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर FM चैनल्स आ गए हैं, तो हर ओर हिंदी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, आकाशवाणी के जितने भी केंद्र हैं या निजी आकाशवाणी के केंद्र हैं, उन सब में हिंदी बढ़ रही है। फिर उसके उपरांत दृश्य माध्यम जो है, सिनेमा जैसा माध्यम, देखिए सिनेमा में तो हिंदी की सानी कोई नहीं है। आज हिंदी फिल्में आज विश्व भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्में हैं। और जो अन्य लोकप्रिय फिल्में हैं, उनका हिंदी डब करके, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, हमने दक्षिण की तेलुगु, तमिल, मलयालम की फिल्में हो, वो ही हिंदी में बहुत अच्छी तरह से आ रही हैं
और हॉलीवुड की भी फिल्में हिंदी में आ रही हैं, वो अनुवाद के माध्यम से, डबिंग के माध्यम से। तो इस माध्यम से देखिए कि हम पहले देखिए पुराने ज़माने में जब चिरंजीवी, नागार्जुन या रजनीकांत या कमल हासन जैसे अभिनेता हिंदी में छिटपुट काम करते थे, लेकिन दक्षिण में उनकी बहुत बड़ी पैठ थी। उनकी फिल्में डब होकर के नहीं आती थी, रीमेक होकर के आती थी, उन्हें उतना ज़्यादा देखा नहीं जाता था। लेकिन आज अल्लू अर्जुन जैसे, रामचरण जैसे या जूनियर एनटीआर जैसे अभिनेता आ रहे हैं, मामूटी जैसे अभिनेता आ रहे हैं, मोहनलाल जैसे अभिनेता आ रहे हैं, तो उनकी भी फिल्में दक्षिण भारत से डब होकर के हिंदी में जब आती है तो बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं। और इस बात का प्रमाण है कि कुछ एक महीने पहले जो पुष्पा नाम की फिल्म प्रदर्शित हुई, वो कितनी बड़ी हिट हो गई है हिंदी बेल्ट में भी। ये इस बात के प्रमाण है कि सिनेमा भी हिंदी की बहुत बड़ी पैरवी कर रहा है। और हिंदी सिनेमा एक ऐसा संचार माध्यम है जिससे भारतीय लोग एकत्र बनते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दूरदर्शन जैसा माध्यम हो, अब हिंदी के सैकड़ों चैनल हैं। ध्यान दीजिए, एक मैं उदाहरण बताना चाहूँगा आपको। जैसे स्टार टीवी भारत में नया नया आया था, तो वो केवल अंग्रेजी में चलता था और एक ही प्रोग्राम चलता था, माइंड योर लैंग्वेज नाम का। लेकिन उसका जब हिंदी रूपांतर स्टार के लोगों ने किया जबान संभाल के नाम से, तब से ये हिंदी इतनी बढ़ गई है कि पाश्चात्य चैनल जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो उसका ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार जैसा हो, वहाँ भी हिंदी धड़ल्ले से प्रयुक्त की जा रही है और उसका महत्व और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। इसके उपरांत अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बात है कि जो दृक्श्राव्य माध्यम है, दृश्य माध्यम है, इंटरनेट का माध्यम है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आज ये भी हिंदी में बनाए जा रहे हैं और बहुत ताकत से बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्योग व्यापार के लिए जनसंचार माध्यमों का प्रयोग, खास करके विज्ञापनों का, जिसको हम जाहिरात कहते हैं, वो भी तो कितना महत्वपूर्ण है। एक जमाने में देखिए बहुत पॉपुलर ड्रिंक था पेप्सी। पेप्सी का पहले क्या, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, ये जाहिरात थी उसकी। इसे कोई देखता नहीं था, जो पूरी अंग्रेजी में थी। लेकिन बाद में इसका इंग्लिश और हिंदी रूपांतर जैसे किया, ये प्यास है बड़ी, इस प्रकार से उसका जो प्रमोशन किया गया, बढ़ावा मिल गया, अधिक विज्ञापन किए गए, तो पेप्सी यहाँ के हर बच्चा पीने लगा। वही कोको कोला के बारे में, ठंडा मतलब कोको कोला। तो इस प्रकार से हिंदी विज्ञापनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी के वैश्वीकरण में, खास करके हिंदी के उद्योगों को बढ़ाने के लिए हिंदी की भूमिका में। और आज हजारों कंपनियां हिंदी का धड़ल्ले से प्रयोग कर रही हैं। चाहे वो इतना ही नहीं, मैं आगे जाकर यह कहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक भारतीय व्यक्ति के द्वारा खरीदी की गई है। बाद में देखिए एक दो उदाहरण, रेनॉल्ड्स भी भारत ने खरीदी हुई है, रोटोमैक भी भारत ने खरीदी हुई है। इतना ही नहीं, मैं आगे चल करके कहूँ कि मारुति सुजुकी, यानी कभी कभी दो देशों के कंपनियों का एकत्रीकरण करके भी, जैसे मारुति सुजुकी का उदाहरण लेते हैं हम, या पुराने ज़माने में टीवीएस सुजुकी थी, दो कंपनियां एकत्र आकर के भी बहुत कुछ व्यवसाय के क्षेत्र में कर रही थी, जिसमें भारत के लोगों का भी 50% से भी ज़्यादा उसमें शेयर्स हुआ करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ, वो यह है कि डिगजाम जैसा हो, या फिर एक पीटर इंग्लैंड जो शर्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध था, उसी का मैंने पहना हुआ है। ये पहले इंग्लैंड का था, लेकिन इसे आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदी किया 5 वर्षों में, तो आज ये स्वदेशी ब्रांड बन चुका है। तो बड़े बड़े ब्रांड को भी भारतीय लोग खरीद रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और इससे हिंदी भी बढ़ती जाएगी। विज्ञापन वैश्वीकरण के खुले बाजार का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। आरंभ में विज्ञापन केवल अंग्रेजी में होते थे, लेकिन बाद में हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी आने लग गए हैं। विज्ञापन जगत भारतीय भाषाओं का महत्व समझ रहा है और भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी होने के कारण वो अपने आप अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुकी है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन अब एक व्यवसाय बन चुका है। समाचार पत्रों में भी आज भी अंग्रेजी प्रतिष्ठा है, लेकिन हकीकत यह है कि अंग्रेजी के जितने पत्र निकलते हैं भारत में, उससे जितने भी अंग्रेजी के निकलते हैं, जितने लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं, उन पत्र पत्रिकाओं का जितना पढ़ने वाले लोग हैं, उससे ज्यादा अकेले दैनिक जागरण के या दैनिक भास्कर के हैं। ये ताकत है हमारी। अगर ये भी कहें
एफएम रेडियो के रूप में भी आज बहुत सारे एफएम रेडियो आए हैं। अब देखिए मैंने भी एक पुणे के एफएम रेडियो को कबीर संत कबीर की जयंती पर मुलाकात दी थी, उसकी भी यूट्यूब लिंक मैंने डाल दी है, शायद आपने देख ली होगी। एफएम रेडियो के रूप में भी रेडियो ने फिर से आकाशवाणी की जगह वापसी की हुई है और इसकी भाषा मुख्यतः भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं और हिंदी ही है। टेलीविजन के भी कई प्रमुख चैनलों में हिंदी का ही बोलबाला है और ये हिंदी के प्रसारण किए जा रहे हैं। देखिए प्रत्येक न्यूज़ चैनल भी, आप देखिए जी न्यूज़ जैसा चैनल हो या फिर आज तक जैसा चैनल हो, इसके माध्यम से भी सूचना भी दी जा रही है, समाचार भी दिए जा रहे हैं, विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं और हिंदी के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो इस माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति मतलब इसमें जनसंचार माध्यमों में क्रांति हुई है। अब तीसरा हमारा विषय है वह है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मराठी में माहिती तंत्रज्ञान की बात कही थी। वो सूचना प्रौद्योगिकी में भी हिंदी का महत्व दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता कैसे जा रहा है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी में पिछले कुछ वर्षों से क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। आधुनिक सूचना तंत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते आज समूचे विश्व की जो दूरियां समेटी गई हैं और जैसा कि मार्शल मैक्लुहान, मैं बार बार इसका नाम लूंगा, शायद वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में भी इनका नाम लिया था मैंने। मार्शल मैक्लुहान ने विश्वग्राम की ग्लोबल विलेज की संकल्पना ला ली थी। अब कोई सीमा नहीं है, देश की सीमा नहीं रही, भाषा की कोई सीमा नहीं रही, वंश की कोई सीमा नहीं रही, किसी राज्य की कोई सीमा नहीं रही। यहाँ बैठ करके भी हम नॉर्वे के आदमी से बात कर सकते हैं, यहाँ बैठ करके हम स्वीडन के आदमी से बात कर सकते हैं, यहाँ बैठ करके हम कैलिफोर्निया की हम बात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष हमने गत वर्ष और इस वर्ष की है और मैं तो अनेक बार, मेरे बहुत सारे मित्र जर्मनी के हैं, जापान के हैं, उनसे हमारी व्हाट्सएप कॉल पर या फिर गूगल मीट पर या फिर जूम पर बातें होती जाती हैं। क्योंकि आज ये सूचना प्रौद्योगिकी ने इतनी बड़ी क्रांति की है कि देश की सारी सीमाएं इसने धूसर बना दी हैं और पूरी तरह से हम एक दूसरे से एक मानव के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की एक बहुत बड़ी जो स्थिति है वो प्राप्त कर चुके हैं, परिस्थिति प्राप्त कर चुके हैं। यानी सारी दुनिया अब एक गांव में सिमट चुकी है। मार्शल मैक्लुहान का नाम मैं फिर से लूंगा। मार्शल मैक्लुहान ने विश्वग्राम की संकल्पना, ग्लोबल विलेज की संकल्पना रखी थी और आज वो यहाँ सिद्ध हो चुकी है। इस क्षेत्र में आज भी अंग्रेजी का बोलबाला है, परंतु हिंदी तथा अन्य भाषाओं में भी कंप्यूटर के अनुप्रयोगों में, संगणक या संपादित्र जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसके अनुप्रयोगों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर तैयार करती जा रही है। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर भी बहुत सारी वेबसाइट्स विद्यमान हैं। देश में इंटरनेट अभी भी नगरों महानगरों तक सीमित है, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस कोरोना के काल के कारण स्कूलों कॉलेजों में गूगल मीट के माध्यम से, जूम के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और एक शिक्षा की क्रांति भी हो चुकी है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑनलाइन जो व्यवहार हो रहा है, यूट्यूब की बातें कर रहे हैं हम, प्रत्येक पीरियड आपको लिंक उसकी बना करके, यूट्यूब लिंक बना करके डाल रहे हैं, आप बाद में भी वो अनेक बार देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत सारी बातें यहाँ और ये जो पहले सूचना प्रौद्योगिकी केवल शहरों में सीमित थी, महानगरों में सीमित थी, आज वो ग्राम प्रांतर में, उस्मानाबाद जैसे सबसे छोटे शहर में आ गई है। ये भारत का सबसे छोटा शहर हम मानते हैं। हाँ? तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे छोटे शहरों में भी और ग्राम कस्बों में भी, देखिए उस्मानाबाद ज़िले में के ही कड़म जैसा गांव है, वहाँ भी ऑनलाइन तासिकाएँ चल रही हैं, लोहारा में चल रही हैं, तुळजापुर में चल रही हैं, उमरगा में चल रही हैं, वाशी में चल रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि आज सूचना प्रौद्योगिकी ग्राम प्रांतर में भी पहुंच चुकी है, छोटे छोटे गांवों में पहुंच चुकी है, देहातों में पहुंच चुकी है और इसके माध्यम से हिंदी का आदान प्रदान हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, जैसे हमने गत वर्ष 10 जनवरी को और इस वर्ष भी 10 जनवरी को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ ली थी, उसमें 600 लोग एक ही समय में, जो ग्राम के भी थे और दिल्ली जैसे महानगर के भी थे, राजस्थान के भी थे, तो बिहार के भी लोग थे। तो ये हो रहा है ऐसा क्योंकि ये जो जनसंचार माध्यमों में सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, जूम के द्वारा, वेबएक्स के द्वारा जो क्रांति हो चुकी है, उस क्रांति के माध्यम से हिंदी लोगों तक पहुंच रही है। तमिल के, केरल के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के भी बच्चे हिंदी अब अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं।
और अधिक से अधिक इंटरनेट पर हिंदी की प्रतिष्ठा हो रही है, कंप्यूटर में प्रतिष्ठा हो रही है, सूचना प्रौद्योगिकी में ये प्रतिष्ठा हो रही है। इतना ही नहीं, शिक्षा का जो नया माध्यम आ गया है, जिसको हम डिजिटल इंडिया की बात कहते हैं, डिजिटल माध्यम जो आ रहे हैं, अध्यापक आपको पढ़ाते समय गूगल मीट के साथ साथ प्रयोग कर रहे हैं, पीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं, पीडीएफ का प्रयोग कर रहे हैं, यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं, ध्वनि मुद्रण का प्रयोग कर रहे हैं, चित्र मुद्रण, ध्वनि मुद्रण का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है और इस क्षेत्र में हिंदी भाषा आज अपनी अनंत संभावनाएं दिखाने की कोशिश कर रही है। और आप जानते हैं 1991 में, मैं पहली बार कह रहा हूँ आपको, शायद ये बात पहले नहीं बताई होगी, एक चंद्रशेखर नौटियाल नाम के एक व्यक्ति ने 1991 में, जब नया नया वैश्वीकरण ये आया था, तब संपूर्ण विश्व की यात्रा की थी और ये उन्होंने सिद्ध किया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा 1991 में हिंदी बन चुकी है और आज तो 2021-22 चल रहा है। तो कितना फर्क पड़ा होगा विचार कीजिए। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो रशिया से वैश्वीकरण के बाद अलग इस्लामी राष्ट्र हुए, जिनमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे बड़े बड़े राज्य हैं, वो भी हिंदी में बोलने लगे। वहाँ की हिंदी की बोली को ताजुज़बेकी कहा जाता है, सूरीनाम की हिंदी को सरनामी हिंदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण विश्व भर में हिंदी का बोलबाला है। मॉरिशस, फिजी, गयाना, फ्रेंच गयाना, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जिसे कहा जाता है, वेस्ट इंडीज के द्वीप, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, चीन, हर देश में, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, या यूं कहेंगे कि जो छोटे मोटे मलेशिया जैसा देश है, न्यू पपुआ गिनी जैसा जो देश है, जो ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है, वहां भी हिंदी आज सभी ओर से पहुंच गई है। मेरे आपको उदाहरण दूंगा, यहाँ उमरगा नाम का एक तालुका है, उमरगा में गुंजुटी नाम का एक गांव है। गुंजुटी का मेरा मित्र है रामचंद्र नाम का, जो संस्कृत में एमफिल करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, उसके भी साथ हमारी बातें होती हैं। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। और हजारों लोग हैं, जैसे हमने हमारी संगोष्ठी में ये देखा था कि नॉर्वे से डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी आए थे, नेदरलैंड से हमारे मित्र, वरिष्ठ मित्र, वरिष्ठ प्रोफेसर मोहनकांत गौतम आए थे। गत वर्ष कैलिफोर्निया से हमारी वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर नीलू विद्यालंकार जी आई थी। वैसे ही हम और भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी का और विकास होता रहे, हिंदी की और प्रगति होती रहे। और भारत में जो बहुत बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, वो भी बाहर जा करके अपने व्याख्यान दे रहे हैं, वहाँ लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक नहीं, अनेक देशों में चल रहा है। भारत के बाहर 380 विश्वविद्यालयों में हिंदी बाकायदा पढ़ाई जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, महत्व बढ़ रहा है। अगला विषय, अगला क्षेत्र है विज्ञान और तकनीकी का, जिसको हम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की बात कहें। ये क्षेत्र भी अंग्रेजी के कब्जे में है, परंतु फिर भी इसके यानी अंग्रेजी में जो विज्ञान पढ़ाया जाता है, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में पाश्चात्य लोगों का बोलबाला है, पाश्चात्य देशों का बोलबाला है। नए नए वैज्ञानिक आविष्कार पाश्चात्य देशों में ही होते हैं, नई नई तकनीकें पाश्चात्य देशों में से ही आती हैं। लेकिन एक सच्चाई बताएं आपको, गूगल का निर्माता भले ही अमेरिकी आदमी हो, लेकिन आप गूगल का जो सर्वे सर्वा है वो भारतीय, सुंदर पिचई नाम का व्यक्ति है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य भारत का व्यक्ति है। तो ये मत समझिए कि आविष्कार वे कर रहे हैं, इन आविष्कारों में भारतीयों का भी योगदान है। और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में जो क्रांति हो रही है, चाहे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी की हो, उसमें भी भारतीय लोगों का बोलबाला है। वो अगर चाहें तो थोड़ा सा अंग्रेजी को बाजू को रख करके हिंदी में भी ये सारा कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल के पास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय में साहित्य भाषा से लेकर के मेडिकल तक की, मेडिकल में कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग मेडिकल तक की सभी शिक्षा हिंदी में हो रही है। तो ये मत समझना कि अंग्रेजी माध्यम से ही आप विज्ञान में प्रगति कर सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी
अपनी सारी पढ़ाई मलयालम और तमिल के माध्यम से की है और बाद में जाकर के उन्होंने अंग्रेजी में लोगों को बताना शुरू किया। इतना ही नहीं, मैंने चीन का उदाहरण भी ये दिया था। चीन एकमात्र देश है विश्व का जिसमें अनुवाद के लिए अलग से मंत्रालय है। उनके बच्चे जो भी इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ करके आते हैं वो 6 महीने के भीतर अनुवाद करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और इतनी बड़ी क्रांति हो कि आज चीन व्यापारिक दृष्टि से विश्व का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है और वो आर्थिक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है केवल अनुवाद के आधार पर। तो ये अनुवाद करना भी, भाषाई अनुवाद, वैज्ञानिक ज्ञान का हिंदी में अनुवाद करना, यह भी एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। और केवल हिंदी नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं में भी जो 22 भाषाएं हमारी संविधान सम्मत भाषाएं हैं उनमें भी अगर ये अनुवाद होगा तो बहुत 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 अच्छी रीति से हम विज्ञान और तकनीक में भी बहुत बड़ी प्रगति करेंगे। और नई शिक्षा नीति ने तो हमें कहा है कि 8वीं तक केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना है, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे, और इसीलिए अब देखिए जहाँ जहाँ सेमी माध्यम थे अब वो बढ़ करके मातृभाषा के माध्यम बन रहे हैं। उस्मानाबाद का भी वो चल रहा है। आपको इस बात का, आपने सोशल मीडिया से बातें पहचान ही ली होंगी। इसके बाद देखिए कि विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में उधार का ज्ञान और उधार की भाषा के सहारे, आप उधार का ज्ञान अवश्य लो लेकिन उधार की भाषा से उसे हम प्रकट नहीं कर सकते। तो इसे यहाँ हमारी स्वयं की अपनी मातृभाषा में उसे ट्रांसलेट करके, अनुदित करके पढ़ना पड़ेगा और ये मानसिकता पीछे रखनी पड़ेगी। विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में आगे अगर हमें बढ़ना है तो भारतीय भाषाओं को अपनाना बहुत आवश्यक है। यद्यपि 10वीं और 12वीं तक के विज्ञान की शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उसके उपरांत जैसे मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के विश्वविद्यालय का उदाहरण दे दिया भोपाल का, तो उस दृष्टि से आप आगे भी इस प्रकार कर सकते हैं। अन्य स्नातक और स्नातकोत्तर, यहाँ तक कि संशोधन या अनुसंधान में भी हिंदी भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकें भी हिंदी भाषा में लिखी जा सकती हैं, लिखी गई हैं, लेकिन इस दिशा में राजकीय इच्छा शक्ति कम पड़ रही है और हमारे इस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस विषय में बहुत कुछ काम कर रहे हैं और इस दृष्टि से एक दिन अवश्य आएगा कि संपूर्ण उच्च शिक्षा का माध्यम भी हमारी भारतीय भाषाएं होंगी। मराठी, हिंदी, असमिया, उड़िया, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, डोगरी, बोडो इत्यादि भाषाएं होंगी। तो सही अर्थ में हम अंग्रेजी के इस गुलामी से बाहर हो पाएंगे। अब काफी संभावनाएं इसमें हैं और इस भाषा में हिंदी का महत्व दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। अगली चीज है राजभाषा के तौर पर हिंदी का महत्व कैसे बढ़ेगा। आप जानते हैं कि संविधान में राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं स्वीकृत हैं वो राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर है। हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है, किंतु दुर्दैव से, हमारे दुर्दैव से कि अंग्रेजी आज भी हमारी राजभाषा बन करके टिकी हुई है। अगले आने वाले कुछ वर्षों में अगर सच्ची क्रांति हो गई तो वैश्वीकरण के इस दौरान वाणिज्य, व्यवसाय, जनसंचार के माध्यमों में हिंदी एक प्रमुख भाषा बन चुकी है, शिक्षा का प्रमुख माध्यम बन चुकी है, तो हिंदी राजभाषा बनने में अड़चन क्या है। तो ये अड़चन दूर करके हिंदी को भी एक श्रेष्ठ भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, प्रशासन की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा यानी इसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ा समस्या इसमें है कि अंग्रेजी मानसिकता से काम करने वाले सरकारी नौकरों की मानसिकता है। अगर उनकी ये मानसिकता बदल गई तो चंद ही दिनों में हमारी हिंदी स्वयं पूर्ण राजभाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत अवश्य होगी। कार्यालयों की अंग्रेजी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, हिंदी में सब कुछ किया जा सकता है लेकिन वो राजकाज की भाषा नहीं बन सकती, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, खास करके वकील लोगों का। आज भी न्यायालय में बहुत सारे केसेस, बहुत सारे अभियोगों का जो नतीजे होते हैं वो अंग्रेजी में ही निकाले जाते हैं। ये कहा जाता है कि हिंदी भाषा में अगर ये नतीजे घोषित कर दिए जाएं तो हिंदी भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं, उस वजह से नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन ये बहाना भी गलत है। एक जनतांत्रिक व्यवस्था की
सबसे बुनियादी, सबसे नींव की बात यह है कि यहाँ का राज जनता के लिए जवाबदेह हो, और जो जिस अंग्रेजी को 80% से भी ज्यादा जनता जानती नहीं, उसके अकेले में अंग्रेजी में करके क्या फायदा है। और ये जो राजकाज है, ये जो जवाबदेह हो रहा है, वो भी करना चाहिए। हमारे आज के बजट की भाषा भी हिंदी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं ये होगी या नहीं। यह तो जनभाषा में ही होना चाहिए व्यवहार सब। जनभाषा की उपेक्षा करना जनता के प्रति उत्तरदायित्व की उपेक्षा करना है। इसलिए जिन लोगों की राजनीतिक इच्छा शक्ति कम है, वो भी इस प्रकार अगर प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष की राजभाषा बनने की सक्षमता रखती है। अब अंतिम बात की ओर हम बढ़ रहे हैं, संस्कृति की बात। हमने व्यवसाय की बात कर ली, जनसंचार माध्यमों की बात कर ली, हमने सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर ली, हमने शिक्षा की बात कर ली, हमने राजभाषा की बात कर ली, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व है हमारा भारतीय संस्कृति का। और ध्यान दीजिए, भारतीय संस्कृति को पीछे भुलाने के कारण आज बहुत सारे समस्याएं निर्माण हुई थी। इसलिए वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी अगर सबसे महत्वपूर्ण भाषा है तो वो हिंदी भाषा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, और रूस की राजदूत के रूप में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी गई थी, और उन्होंने अपने सारे कागजात उस समय के जो रूस का प्रमुख व्यक्ति था उसके सामने, स्टालिन नाम उसके सामने ये रखे थे। वो अंग्रेजी भाषा में रखे थे, तो उन्होंने रूसी भाषा में से वो फेंकते हुए कहा था कि क्या तुम्हारे पास अपनी कोई भाषा नहीं है। इतना बड़ा अपमान सहने पर भी आज हम अपने अनेक देशों से संबंध अंग्रेजी में ही रखते हैं। एक और बात, 1991-92 के आसपास जर्मनी में हमारे एक शिष्टमंडल गया था जहां संस्कृत का वैश्विक सम्मेलन था। तो वहां के लोगों ने भारत के लोगों का अंग्रेजी में संस्कृत में स्वागत किया, और उसका उत्तर हमारे नालायक लोगों ने अंग्रेजी में दे दिया। ध्यान रखिए, दुनिया में संस्कृत भाषा की महत्ता पहचानने वाला एकमात्र देश है जर्मनी, और उसके साथ हमारे व्यवहार अंग्रेजी में हो रहे हैं, ये गलत है। तो देखिए कि हमारी जो संस्कार की भाषा है, हमारी संस्कृति की भाषा जो है, हमारी परंपरा की जो भाषा है, हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान की जो भाषा है, वो हिंदी है, वो हमारी भारतीय भाषा है। इसलिए अगर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हमें अन्य देशों में करना है तो वो हिंदी के माध्यम से ही संभव है, भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही संभव है। वैश्वीकरण में मात्र पश्चिमी पूंजी का ही नहीं, पश्चिमी संस्कृति का भी विस्तारीकरण हो रहा है। हमने जाने अनजाने पहले वैश्वीकरण में और दूसरे वैश्वीकरण में अंग्रेजी खान पान उठाया, अंग्रेजी पहरावा उठाया, अंग्रेजी जीवन प्रणाली को हमने स्वीकार किया। लेकिन आज समय आ गया है कि हम भारतीय होने के नाते भारतीय जीवन प्रणाली को, भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व भर में पहुंचाएं। तो किसके माध्यम से ये वैश्वीकरण नहीं होगा? वो भारतीय संस्कृति के माध्यम से और भारतीय भाषाओं के माध्यम से। वैश्वीकरण का स्वरूप समरूपता का होना चाहिए, केवल बाजार का नहीं होना चाहिए। हमारा देश विविधता का देश है। हमारे यहाँ भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता की विविधता में एक मूल रूप से एक एकता है। हम बार बार कहते, देखिए, हम जात पात से, धर्म से टूट रहे हैं, लेकिन हमें जोड़ने का सबसे बड़ा साधन हमारी संस्कृति है। और इसी संस्कृति के माध्यम से हम एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से अगर हम उठ करके खड़े हो गए तो संपूर्ण विश्व भर में भारतीय संस्कृति की पताका फिर से लहरा सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण का सबसे बड़ा खतरा भारतीय संस्कृति को है। अगर हम खान पान, जीवन यापन के सारे प्रत्येक चीज में हम अंग्रेजियत ला रहे हैं तो भारतीय संस्कृति को खतरा है। हम उसी वैश्वीकरण को भारतीय संस्कृति के माध्यम से, जो हमारी संस्कृति जियो और जीने दो वाली संस्कृति है, सहयोग की संस्कृति है, सहकारिता की संस्कृति है, सहजीवन की संस्कृति है, उसको साथ में लेकर के हम वैश्वीकरण अगर कर दें तो मानवता का भी बहुत बड़ा उपकार होना संभव है। देखिए, हमने आधुनिकता के नाम पर भारतीय संस्कृति का पाश्चात्यकरण हमने कर दिया। तब से वैश्वीकरण के नाम पर पहले इंग्लैंड और आज अमेरिका की उपभोक्तावादी संस्कृति, जो खाओ पियो और मौज उड़ाओ, इसी में जी रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें कोई लेना। हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति है। हमारी संस्कृति भोग की नहीं,
त्याग की संस्कृति है। हमारी संस्कृति देने की संस्कृति है, लेने की नहीं। और इन अमेरिका और इंग्लैंड की संस्कृति ने हमारा सांस्कृतिक मूल्य ही परिवर्तित करके रख दिया है। अब समय आ गया है कि हम लोगों को बताएं कि सिर्फ लेना नहीं, देना भी संस्कृति है। सिर्फ पहनना ही नहीं, दूसरों को पहनाना, नंगों को पहनाना भी संस्कृति है। सिर्फ खुद खाना संस्कृति नहीं, भूखे को रोटी देना भी संस्कृति है। तो इस दृष्टि से हमें उपभोक्तावादी संस्कृति नहीं, उपयोगितावादी संस्कृति निर्माण करनी चाहिए। माध्यमों का उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपभोक्तावादी संस्कृति, ये जो नई अंध संस्कृति है, इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और बहुत से भारतीय युवा उसमें फंस रहे हैं। तो इससे अलग हट करके हमें उपभोक्तावादी नहीं, उपयोगितावादी संस्कृति का ध्यान देना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसलिए टेलीविजन, फिल्म इत्यादि माध्यमों से हमें भारतीय संस्कृति को अधिकांश रूप में, जैसे बाहुबली जैसी फिल्म के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से भारतीय संस्कृति दिखाई गई, या रामायण, महाभारत या उपनिषदों के आधार पर, या जैसे हमारे दूरदर्शन पर एक सीरियल थी, देखिए, भारत एक खोज। ऐसी सीरियल के माध्यम से, भारतीय साहित्य के माध्यम से, भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार अगर हम करें तो ये पाश्चात्य संस्कृति का जो अंधानुकरण देश में हो रहा है वो कम होगा और हम फिर से सोने की चिड़िया बनने के लिए प्रवृत्त होंगे। ऐसी विषम स्थिति में भारतीय भाषाओं, विशेष करके हिंदी को अपना सांस्कृतिक योगदान देना होगा। भारतीय संस्कृति की भाषा संस्कृति की संवाहिका होती है, इसलिए वह संस्कृति की रक्षक भी होती है। अतः अब ये समय आ गया है, काल आ गया है, समय आ गया है कि हम उसके प्रति, हमारी भाषा के प्रति सचेत हो जाएं। कुल मिलाकर के वैश्वीकरण ने हिंदी के सामने बहुत सारे नए द्वार खोल दिए हैं और कुछ समस्याएं भी निर्माण हो गई हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ आह्वान भी हमारे सामने खड़े हैं। उन सब का सामना करने के लिए हमें सन्नद्ध होना होगा, कटिबद्ध होना पड़ेगा। हमें फिर से उत्साहित होकर के वैश्वीकरण में आने वाले इन रोड़ों को तोड़ करके एक फिर से ऐसी संस्कृति पनपनी पड़ेगी जिसे ऋग्वेद में सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा कहा है, विश्वम भवत्येक नीडम कहा है। हमारे विष्णु शर्मा जी ने जिसे पंचतंत्र में वसुधैव कुटुंबकम कहा है, हमारे संत ज्ञानेश्वर माउली ने जिसे हे विश्वची माझे घर कहा है। अगर वो प्रत्येक क्षेत्र में, केवल बाजार के क्षेत्र में नहीं, केवल व्यवसाय के क्षेत्र में नहीं, संस्कृति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमने अपनी संस्कृति का अगर बढ़ाव किया तो बहुत ही ये कहा जा सकता है कि भविष्य में जो वैश्वीकरण की आंधी आएगी उसमें भारत क्रमांक 1 का बन करके अपनी अच्छाई, अपने आयुर्वेद, अपने वेद, अपने योग शास्त्र, अपने रामायण, महाभारत, गीता, अपने बौद्ध धर्म, अपने जैन धर्म के अच्छाइयों को लेकर के, सिख धर्म की अच्छाइयों को लेकर के हमारी सांस्कृतिक एकता को संपूर्ण विश्व भर में फैलाने का प्रयास अवश्य करेंगे और उसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के रूप में हम विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हो जाएंगे। हम विश्व गुरु बनेंगे, महाशक्ति अवश्य बनेंगे, तो केवल भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से और भाषा के माध्यम से। आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक।